हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, कल मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर जो भी 30 शेयर या उससे ऊपर के शेयर करेगा तो हम उनके पास गिफ्ट भेजेंगे। तो आज फिर मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, 8529990431। अगर आप लोग 30 से ज्यादा शेयर करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजेंगे, 8529990431 पर, तो मैं आप लोगों के एड्रेस पर वो गिफ्ट जरूर भेजूंगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी सीओ हस्बैंड के पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एकता ने 1 करोड़ का हार तो देख लिया था, लेकिन अब उसके हाथ कांपने लगे थे। वो सोच रही थी कि पहले उसको पूछना चाहिए या पहले पेमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन जब उसके सामने एकलव्य ने उसको देखा तो उसे बड़ा अजीब सा एक तंज भरी नजरों से वो देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हैसियत नहीं। तो एकता का घमंड सारी हदें पार कर गया। तब एकता ने अपना क्रेडिट कार्ड एकलव्य के मुंह पर मारकर चिल्ला कर कहा, पैक करो इसे, अभी बिल बनाओ और देख लो, चौहान परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए कौड़ी के बराबर हैं। एकलव्य ने बड़े ही इत्मीनान से वो कार्ड उठाया। उसने स्वाइप मशीन कार्ड में डाला, रकम भरी और एकता की तरफ मशीन बढ़ा दी। एकता ने कांपते हाथों से पिन डाला। मशीन से एक लंबी सी रसीद बाहर निकल कर आई। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया था। पूरे 2 करोड़ रुपए सुभाष चौहान के बैंक अकाउंट से कट चुके थे। एकलव्य ने बहुत ही सलीके से उस कीमती हार को पैक किया, एक शानदार बैग में डाला और एकता के हाथ में थमाकर एक बड़ी ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, शॉपिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज चौहान। मुझे यकीन है कि ये यार आपके घर में बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। आपका दिन शुभ हो। एकता ने घमंड से बैग उठाया और अपनी हील्स खटखटा कर शोरूम से बाहर निकल गई। उसे लग रहा था कि एकलव्य को बहुत ही उसने पूरी तरह से नीचा दिखा दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एकलव्य के बिछाए हुए जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी नर्क बनने वाली थी। इसी समय उधर सुभाष चौहान अपनी हवेली के आलीशान स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और वो अपनी कंपनी के कुछ बड़े सीक्रेट बैलेंस शीट देख रहा था। एकता को जो लग रहा था कि चौहान इंडस्ट्री बहुत फायदे में है, वो सच नहीं था। सुभाष की कंपनी बड़े भारी घाटे में चल रही थी। उसे अपने इन्वेस्टर्स को पैसा चुकाने के लिए कैश की बड़ी सख्त जरूरत थी। तभी सुभाष के मोबाइल फोन पर एक बीप की आवाज आई। सुभाष ने अनमने ढंग से फोन उठाया। स्क्रीन पर बैंक का एक मैसेज फ्लैश हुआ। सुभाष ने जैसे वो मैसेज पढ़ा, उसके शरीर का सारा खून एकदम जम गया। उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। सुभाष ने जैसे वो मैसेज पढ़ा, उसका खून जम गया था और उसने हाथ से फोन छूटकर मेज पर गिर पड़ा। योर काउंट एंडिंग ट्रिप्लेक्स हैज बीन डेबिटेड 2 करोड़ एट रॉयल ओरा जेम्स एंड ज्वेलर्स। 2 करोड़ रुपए सुभाष का दिमाग सुन हो गया। उसने मन ही मन में कहा, 2 करोड़ ये कैसे हो सकता है? मेरा क्रेडिट कार्ड एक था। सुभाष के अंदर क्रोध की एक ज्वालामुखी फट गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। कंपनी को बचाने के लिए वो पाई पाई का मोहताज हो रहा था और उसकी उस नासमझ लालची पत्नी ने बिना उससे पूछे 2 करोड़ के गहने खरीद लिए। तभी बाहर हॉल में एकता की खिलखिलाती आवाज आई। अपने हाथ में रॉयल ओरा का उस शानदार बैग घुमाते हुए पूरी शान से हवेली में दाखिल हो रही थी। एकता खुशी से चहक कर सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसने खुशी में चिल्ला कर कहा, सुभाष डार्लिंग, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। तभी सुभाष एक तूफान की रफ्तार से अपने स्टडी रूम से बाहर निकला। उसका चेहरा क्रोध से इतना लाल हो चुका था कि वो किसी खूंखार जानवर के जैसा लग रहा था। वहीं एकता सुभाष को देखते मुस्कुराई और बैग से वो हार निकालने लगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, सुभाष, ये दिल्ली का सबसे एक्सक्लूसिव डायमंड सेट है। मैंने आज उस भिखारी एकलव्य को उसकी असली। लेकिन एकता का वाक्य पूरा होने से पहले ही सुभाष का भारी हाथ हवा में घुमा और पूरी ताकत के साथ भरा थप्पड़ एकता के गाल पर पड़ गया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली गूंज गई। एकता का सिर चकरा गया। उसके हाथ से वो 2 करोड़ का हार जमीन पर गिर पड़ा। वो अपना संतुलन नहीं बना पाई, जमीन पर धड़ाम से गिर गई। उसके होठ फट गए और उसमें से खून रिसने लगा।
एकता ने दहशत भरी नजरों से सुभाष की तरफ देखा। वो अपनी पूरी जिंदगी में इस कदर कभी नहीं डरी थी। तभी सुभाष ने चिल्लाकर कहा, तुमने ये क्या किया चुड़ैल? क्या किया है तुमने? सुभाष शेर की तरह दहाड़ मार रहा था और उसकी गर्दन की नसें फूल गई थी। आगे से एकता ने हकला कर कहा, सुभाष मैंने तो बस तुम्हारी इज्जत रखने के लिए वो एकलव्य। एकता कांपते हुए हकलाने लगी। तभी सुभाष ने आगे बढ़कर एकता के बालों को बेरहमी से अपने मुट्ठी में जकड़ लिया और अपना उसका चेहरा अपनी तरफ खींचा और एकता दर्द से चीख पड़ी। सुभाष ने चिल्लाकर कहा, मेरी इज्जत? तू मेरी इज्जत रखेगी? दो कौड़ी की औरत! तू जानती भी है तूने कितने पैसे उड़ाए हैं? 2 करोड़ रुपए! मेरी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है और मुझे कल बैंक का कर्ज चुकाना है, और तू यहाँ पत्थरों पर मेरे 2 करोड़ रुपए उड़ा कर आ गई। सुभाष उसे झकझोर कर चिल्ला रहा था। एकता फूट फूट कर रोते हुए उसके पैरों में पड़ पड़ी। वो उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, सुभाष मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज। जिस घमंड में वो 1 घंटे पहले उड़ रही थी, अब वो सुभाष के पैरों की धूल बन चुका था। तभी सुभाष ने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक कर कहा, तू समझती क्या है अपने आप को? तो इस हवेली की महारानी नहीं है समझी, तो सिर्फ मेरे उस अनाथ पोते की आया है, एक दाई। तेरी औकात सिर्फ मेरे बिस्तर तक और उस बच्चे के डायपर बदलने तक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को आग लगाने की? एकता जमीन पर पड़ी सुबक रही थी। उसे एकलव्य के कहे आखिरी शब्द याद आ गई, यह हार आपके घर में बड़ा तूफान लेकर आएगा। एकलव्य ने उसे बड़ी चालाकी से ट्रिगर किया और वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई। तभी सुभाष ने जमीन पर पड़ा हुआ ज्वेलरी बॉक्स उठाया और एकता की तरफ घूर कर कहा, उठ यहां से और अभी के अभी मेरे साथ चल, हम उस शोरूम वापस जा रहे हैं। मैं ये 2 करोड़ का बकवास सेट वापस करूंगा और अपने पैसे वापस लूंगा। उठ यहां से। यह कहते हुए सुभाष ने एकता की बांह पकड़ ली और उसे घसीट कर हवेली से बाहर ले गया। एकता लगातार रो रही थी। उसके होठों से खून बह रहा था और उसका पूरा वजूद शर्मिंदगी और खौफ में डूब चुका था। लगभग 1 घंटे के बाद रॉयल ओरा जेम्स एंड ज्वेलर्स के शांत और खूबसूरत शोरूम का दरवाजा बहुत ही जोर से खुला। सुभाष चौहान तूफान की तरह अंदर घुसा। उसके हाथ में ज्वेलरी का बैग था और दूसरे हाथ में उसने एकता को पकड़ा हुआ था, जो अपना चेहरा छुपाते हुए रो रही थी। शोरूम के सारे ग्राहक और कर्मचारी हैरान होकर इस तमाशे को देखने लगे। तभी सुभाष ने चिल्लाकर कहा, कहाँ है वो सेल्समैन? कहाँ है वो फ्रॉड? बुलाओ यहाँ के मैनेजर को। सुभाष पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। तभी सुभाष की नजर काउंटर के पीछे बहुत ही इत्मीनान से खड़े एकलव्य पर पड़ी। सुभाष का खून और खोल उठा। उसने एकता से सुना कि एकलव्य ही वो इंसान है जिसने उसे ये गहने बेचे हैं। सुभाष को लगा कि एकलव्य ने उस एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए उसकी बेवकूफ पत्नी को अपने जाल में फंसाकर ये 2 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। सुभाष तेज कदमों से एकलव्य के काउंटर के पास पहुंचा। उसने वो ज्वेलरी बैग जोर से कांच के काउंटर पर पटक दिया। सुभाष ने एकलव्य की तरफ उंगली उठाकर चीख कर कहा, तुम तुम जैसे सड़क छाप भिखारी इस कंपनी में कैसे घुस गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इस बेवकूफ पत्नी को बेवकूफ बनाकर उसे 2 करोड़ रुपए ठग लो? तुमने इसके साथ धोखा किया है। तुमने इसे ब्लैकमेल करके एक घटिया हार बेच दिया। लेकिन आगे से एकलव्य बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो सुभाष की आंखों में सीधा देखकर एक बहुत ही सधे हुए और स्थिर स्वर में बोला, मिस्टर चौहान, अपनी आवाज को नीचे रखिए। ये रॉयल ओरा का शोरूम है, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं। और जहां तक धोखाधड़ी का सवाल है, आपकी पत्नी ने अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में हार पसंद किया, अपना कार्ड दिया और खुद अपने हाथों से पिन डाला। यहाँ सारा काम पूरी ट्रांसपेरेंसी और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होता है। इसमें कोई धोखा नहीं है। यह सुनकर सुभाष का पारा और चढ़ गया। उसने चीख कर कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मुझे अभी के अभी ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करवाना है। मुझे मेरे 2 करोड़ रुपए वापस चाहिए। तुम अभी के अभी मेरे पैसे रिफंड करो, वरना मैं तुम्हारी इस कंपनी पर केस कर दूंगा। सुभाष पागलों की तरह टेबल पीट रहा था। वहीं एकता सुभाष के पीछे खिसक रही थी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा कि जिस इंसान को जलील करने के लिए उसने 2 करोड़ रुपए खर्च किए, आज उसी इंसान के सामने
उसे इस तरह बेइज्जत होना पड़ेगा। तभी शोरूम के अंदर एक बड़ी कड़क, अधिकारपूर्ण और तीखी आवाज गूंजी, जिसने सुभाष की चिल्लाहट को एक पल में शांत कर दिया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेरे शोरूम में यह तमाशा करने की हिम्मत किसने की है? यह आवाज सुनते ही सबने पलट कर देखा। सीढ़ियों के नीचे रॉयल ओरा की एमडी दीक्षा शर्मा उतर रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सख्त और भयंकर गुस्सा था। वो किसी शेरनी की तरह लग रही थी, जिसके इलाके में किसी ने घुसपैठ कर दी हो। दीक्षा तेज कदमों से सुभाष चौहान के सामने आकर खड़ी हो गई। दीक्षा ने सुभाष की आंखों में आंखें डालकर कड़क आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मेरे शोरूम में कर्मचारियों पर चिल्लाने का हक आपको किसने दिया? आगे से सुभाष ने अपना कॉलर थोड़ा ठीक किया और अपना झूठा रोब झाड़ कर कहा, मैं चौहान इंडस्ट्री का मालिक सुभाष चौहान हूं और आप कौन हैं? तभी दीक्षा ने अपनी बाहें सीने पर बांध कर कहा, मैं इस कंपनी की ओनर और एमडी दीक्षा शर्मा हूं। अब बताइए कि क्या परेशानी है? उसके बाद सुनकर सुभाष ने अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करके कहा, मैम, आपके सेल्समैन ने मेरी पत्नी को धोखे से 2 करोड़ का हार बेचा। मेरी पत्नी नासमझ है। मुझे हार वापस करना है और अपने पैसे रिफंड चाहिए। मैं इसे वापस कर रहा हूं। तभी दीक्षा ने काउंटर पर रखे उस बैग को देखा, फिर एकलव्य की तरफ देखा और फिर सुभाष की तरफ मुड़कर बहुत ही तीखी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहा, मिस्टर चौहान, शायद आप भूल गए हैं कि आप रॉयल ओरा जेम्स में खड़े हैं, किसी गली नुक्कड़ की सुनार की दुकान पर नहीं। दीक्षा की आवाज पूरे शोरूम में गूंज रही थी। हमारी कंपनी को एक बहुत ही सख्त इंटरनेशनल पॉलिसी है। एक दफा बिका हुआ माल तब तक वापस नहीं लिया जाता जब तक रिफंड नहीं किया जाता, जब तक उस पर कोई डिफेक्ट, क्वालिटी इश्यू या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो। ये कहते हुए दीक्षा ने उस बॉक्स को खोला और हीरो को दिखाकर कहा, क्या आपको मेरे इन हीरो में कोई खराबी नजर आ रही है? क्या इनकी चमक कम है? नहीं, आपकी पत्नी ने इसे पहनकर देखा, पसंद किया और अपनी मर्जी से पेमेंट की। अब अगर आपको घर जाकर यह एहसास हुआ कि आप इतने पैसे खर्च करने की हैसियत नहीं रखते हैं, तो ये आपकी परेशानी है, हमारी कंपनी की नहीं। सुभाष का मुंह खुला का खुला रह गया। एक लड़की जो उसकी उम्र से बड़ी छोटी थी और पूरे शोरूम के सामने उसकी औकात उसे ही इस तरह दिखा रही थी। सुभाष का अहंकार पूरी तरह से कुचला जा रहा था। सुभाष ने फिर से चिल्लाकर कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती नहीं कि मैं कौन हूं? मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। यह क्लब है, ये लड़का फ्रॉड है। इसने मेरी पत्नी से बदला लेने के लिए उसे फंसाया है। उसकी ये बात सुनकर दीक्षा का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर सुभाष की तरफ अपनी उंगली तान कर कहा, एक लफ्ज और नहीं मिस्टर चौहान। एकलव्य मेरी कंपनी का सबसे होनहार और ईमानदार एम्प्लॉय है। अगर आपने उस पर बिना किसी सबूत के और इल्जाम लगाया या उस पर उंगली भी उठाई, तो मैं भी इसी वक्त पुलिस को कॉल करूंगी। और सिर्फ पुलिस को नहीं, मैं मीडिया को भी बुलाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि चौहान इंडस्ट्री का महान मालिक कैसे एक ज्वेलरी शोरूम में 2 करोड़ रुपए वापस मांगने आ गया। आपकी कंपनी के शेयर्स कल सुबह तक कौड़ियों के भाव गिर जाएंगे। दीक्षा का ये वार बिल्कुल अचूक था। सुभाष चौहान को अपनी कंपनी की इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। अगर मीडिया में यह बात आ जाती कि चौहान इंडस्ट्री के मालिक के पास अपनी पत्नी की शॉपिंग का बिल चुकाने के पैसे ही नहीं, वो शोरूम में तमाशा कर रहा है, तो उसके सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते और उसकी कंपनी एक दिन में बर्बाद हो जाती। सुभाष के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि वो पूरी तरह से हार चुका है। ये बाजी अब उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी थी। इसके बाद दीक्षा ने तुरंत अपने गार्ड्स को इशारा करके कहा, सिक्योरिटी, इन दोनों को मेरे शोरूम से बाहर निकालो और इस बात का ध्यान रखना कि ये लोग आइंदा कभी रॉयल ओरा के आसपास भी न फटके। 2 मजबूत बाउंसर तुरंत आगे आए। उन्हें सुभाष और एकता को दरवाजे की तरफ इशारा किया। सुभाष ने एक आखिरी बार खून से भरी आंखों से एकलव्य की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि इस शांत और खामोश लड़के ने बिना एक शब्द कहे उसे और उसकी पत्नी को कितनी भयानक सजा दे दी। सुभाष ने अपने हाथ से एकता की बाह को इतनी जोर से पकड़ा कि एकता के मुंह से एक दर्दनाक सिसकी निकल गई। सुभाष ने एकता के कान के पास फुसफुसाकर जहर भरे लहजे में कहा, घर चल तू, आज तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू अपनी जिंदगी भर याद रखेगी।
एकता फूट फूट कर रो रही थी। उसने एक बार पलटकर एकलव्य की तरफ देखा। एकलव्य की आंखों में उसके लिए गहरी नफरत थी। उसने मन ही मन एकलव्य से बदला लेने का फैसला कर लिया। एकलव्य की वो खामोश नजर एकता को यह बता रही थी कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो एक दिन उसी में गिरता है। बाउंसर ने सुभाष चौहान और एकता को धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकाल दिया। बाहर सड़क पर चलते हुए लोगों ने इस तमाशे को देखा। चौहान परिवार की इज्जत सरेआम नीलाम हो चुकी थी। शोरूम के अंदर सन्नाटा छा गया। सब कर्मचारी और ग्राहक हैरान थे। तभी दीक्षा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और पलटकर एकलव्य की तरफ मुस्कुराई। दीक्षा ने बहुत ही नरमी से कहा, वेल डन एकलव्य, तुमने आज अपनी सूझबूझ और संयम से कंपनी का बहुत फायदा करवाया। मुझे तुम पर नाज है। तभी एकलव्य काउंटर से बाहर आया। उसकी आंखों में दीक्षा के लिए एक अथाह कृतज्ञता थी। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू मैम। अगर आज आप बीच में नहीं आती तो शायद वो इंसान मेरे साथ कोई बदतमीजी कर सकता था। आपने मेरी इज्जत रख ली। उसकी ये बात सुनकर दीक्षा ने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हारी फलक को पता चलता कि किसी ने तुम पर उंगली उठाई है तो शायद इस पूरे शोरूम को आग लगा देती। लेकिन उसने बाहर से सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरे एम्प्लॉय हो एकलव्य, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अब जाओ, वापस अपने काम पर लग जाओ। एकलव्य वापस अपने काउंटर पर चला गया। आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक नौकरी का दिन नहीं था। आज उसने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। उसने साबित कर दिया कि स्वाभिमान और दिमागी चालाकी के सामने दुनिया का कोई भी अहंकार नहीं टिक सकता। वहीं उधर शाम को जब दीक्षा ने फलक को फोन करके इस पूरे वाक्य के बारे में बताया तो फलक अपने ऑफिस के कैबिन में जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फलक ने गर्व से कहा, मैंने कहा था ना दीक्षा, मेरा एकलव्य बड़ा स्मार्ट है। उसने एकता के अहंकार को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। सुभाष चौहान और एकता ने जो भी हमारे साथ किया था उसकी पहली किश्त आज उन्हें मिल गई है। आगे से दीक्षा ने भी हंसकर जवाब देकर कहा, हाँ डार्लिंग, आज जो उस एकता की बेइज्जती हुई है वो जिंदगी भर इस शोरूम का दरवाजा नहीं देखेगी। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। सुभाष चौहान और एकता अपने ही घर में अपने ही पैसों और अहंकार की वजह से नरक की आग में जलने वाले थे। और दूसरी तरफ एकलव्य अपने नए जीवन, नई नौकरी और फलक के अथाह प्यार के साथ अपने स्वाभिमान के आसमान में एक नई उड़ान भर चुका था। शाम ढल चुकी थी। दिल्ली के आसमान का सिंदूरी रंग बिखर आया था, जो धीरे धीरे रात की गहरे नीले आगोश के सामने की तैयारी कर रहा था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर, भाग दौड़ अपने चरम पर थी। लेकिन एकलव्य के मन में आज एक अजीब सी, बड़ी गहरी और ठहराव भरी शांति थी। जब वो कैब से उतरकर मेहता मैंशन के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा हुआ तो उसने एक गहरी सांस ली। आज वो इस घर में मेहता परिवार के उस लाचार दामाद के रूप में नहीं लौट रहा था जिसे महज एक समझौते के तौर पर लाया गया। आज वो एक स्वाभिमानी पुरुष, रॉयल ओरा के लीड डिजाइनर और अपनी मेहनत के दम पर दुनिया का सामने करने वाला इंसान के रूप में घर पर लौट रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे देखकर पूरे सम्मान के साथ घर का गेट खोला, उसे सलाम किया। एकलव्य ने भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंशन के बगीचे से गुजरकर उसे रात के रानी के फूलों की वो मीठी महक आ रही थी जो हमेशा उसे फलक की याद दिलाती थी। मैंशन के मेन दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अंदर से खुला। सामने फलक खड़ी थी। फलक ने आज ऑफिस का वो सख्त और फॉर्मल कोट पैंट नहीं पहना था। उसने एक बहुत ही खूबसूरत हल्के आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। उसके बाल बिखरे थे जो उसके गोरे कंधे पर काली घटा की तरह बिखर रहे थे। उसकी आंखों में हल्का सा काजल था। माथे पर एक छोटी सी बिंदी जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। वो बिल्कुल एक नई नवेली इंतजार करती हुई प्रेमिका लग रही थी। एकलव्य कुछ पल के लिए वहीं चौखट पर ठिठक गया। वो फलक के इस खूबसूरती को बस अपनी आंखों में जी भर कर देख लेना चाहता था। फलक ने अपनी मखमली आवाज में एक मीठी सी शरारत के साथ कहा, क्या ऐसे ही दरवाजे पर खड़े रहने का इरादा है या अंदर भी आओगे? एकलव्य मुस्कुराया और अंदर दाखिल हुआ। फलक ने
तुरंत आगे बढ़कर एकलव्य के हाथ से उसका बैग लिया और उसे एक बहुत ही नर्म सुकून भरा आलिंगन दिया। फलक के शरीर की वो भीनी भीनी खुशबू एकलव्य के दिन भर की सारी थकान को एक ही पल में सौंप गई। फलक ने एकलव्य की आंखों में देखकर पूछा, कैसा रहा मेरे डिजाइनर बाबू का पहला दिन? उसकी आंखों में वो चमक थी जो बता रही थी कि वो सब जानती है, लेकिन वो एकलव्य के मुंह से उसके जीत की कहानी सुनना चाहती थी। एकलव्य ने फलक के माथे को चूमा और कहा, अद्भुत। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिनों में से एक था फलक। आज मैंने सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि मैंने अपना वो खोया हुआ वजूद वापस पाया है, जिसे मैं जेल की उस काल कोठरी और एकता के धोखे के अंदर कहीं भूल गया था। तभी फलक ने एकलव्य का हाथ पकड़ा और उसे लिविंग रूम में ले गई। लेकिन आज लिविंग रूम का नजारा बिल्कुल अलग था। पूरे कमरे की मेन लाइट्स बंद थी। चारों तरफ सिर्फ सुगंधित मोमबत्तियों की सुनहरी और टिमटिमाती रोशनी फैली हुई थी। बीच में रखे से छोटे डाइनिंग टेबल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। टेबल पर एकलव्य की पसंद का खाना, जो फलक ने खुद अपने हाथों से बनाया था, वो सजा हुआ था। बैकग्राउंड में बड़ी धीमी और रोमांटिक गजल बज रही थी। एकलव्य ने थोड़ा सरप्राइज होकर कहा, ये क्या है फलक? एकलव्य की आंखें खुशी और आश्चर्य से चौड़ी हो गई। तभी आगे से फलक ने मुस्कुरा कर कहा, ये जश्न है एकलव्य, तुम्हारे पहले दिन का, तुम्हारी नई शुरुआत का और तुम्हारे उस स्वाभिमान का, जिसने आज एक बहुत बड़े अहंकार को धूल चटा दी। उसके बाद सुनकर एकलव्य थोड़ा चौंका। उसने हैरान होकर कहा, तुम्हें तुम्हें कैसे पता? उसके बाद सुनकर फलक जोर से हंस पड़ी। उसने जोर से हंसकर कहा, अरे बुद्धू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी के एमडी कोई अजनबी थी? दीक्षा मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने उसे लंदन से बुलाया था तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम बिना मेरे नाम का कोई इस्तेमाल किए अपने हुनर को साबित कर सको। और आज शोरूम में जो कुछ भी सुभाष चौहान और एकता के साथ हुआ है, दीक्षा ने मुझे फोन पर पाई पाई का हिसाब दिया है। ये सुनकर एकलव्य एक पल के लिए सुन रह गया। उसे लगा था कि ये सब उसने अपने दम पर किया है, लेकिन इसके पीछे भी फलक का दिमाग था। एकलव्य की आंखों में नमी आ गई। कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? फलक ने उसकी इज्जत, उसके हुनर, उसके स्वाभिमान को बचाने के लिए करोड़ों की कंपनी खरीद ली, सिर्फ इसीलिए ताकि एकलव्य का सिर हमेशा फक्र से ऊंचा रहे। एकलव्य ने भारी आवाज में कहा, तुम तुम पागल हो फलक। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, एक पूरी कंपनी खरीद ली। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर फलक को अपनी बाहों में कस लिया। आगे से फलक ने एकलव्य के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसकी आंखों में डूब कर कहा, कर्ज तो तुम मुझे उसी दिन का दे चुके हो एकलव्य, जब तुमने अपनी हड्डियों का हिस्सा निकाल कर मुझे नई जिंदगी दी। ये दौलत तो तुम्हारे उस कतरे के सामने कुछ भी नहीं। प्यार में कर्ज नहीं होता मेरे पति, प्यार में सिर्फ समर्पण होता है। एकलव्य के दिल में प्यार का एक सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे अब रोक पाना नामुमकिन था। उसने फलक का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसके गालों को ऊपर बहुत ही प्यार से सहलाया। आगे से फलक ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और कुर्सी पर बिठा कर कहा, आओ खाना खाते हैं, मैंने बड़े मेहनत से बनाया है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर खाना खाया। एकलव्य ने फलक को शोरूम का पूरा किस्सा सुनाया, कैसे उसने एकता को उकसाया और कैसे एकता ने 2 करोड़ का हार खरीदा, कैसे सुभाष चौहान ने शोरूम में आकर तमाशा किया। दोनों उस घमंडी परिवार की दुर्दशा पर हंसे। आज उनके दिल का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। डिनर के बाद एकलव्य और फलक अपने मास्टर बेडरूम में चले गए। मेहता मेंशन का मास्टर बेडरूम किसी राजमहल के कमरे से कम नहीं था। कमरे में बड़े बड़े कांच की खिड़कियों से बाहर का पूरा आसमान, चांद की सफेद रोशनी सीधे बिस्तर पर आ गिर रही थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी नीली लाइट लैंप जल रही थी। खिड़की से आती हवा कमरे में एक अजीब सा नशा घोल रही थी। एकलव्य खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर चांद को देखने लगा।
फलक चुपचाप उसके पीछे आई और अपनी दोनों बाहें एकलव्य के कमर में डाल दी। उसने अपना सिर एकलव्य की चौड़ी पीठ पर टिका दिया। तभी फलक ने फुसफुसा कर कहा, क्या सोच रही हो? एकलव्य ने फलक के हाथों के ऊपर अपने हाथ रखे और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं सोच रहा हूं कि ये सब कोई सपना तो नहीं है। एक वो रात थी जब मैं जेल की ठंडी जमीन पर पड़ा मौत की दुआ मांग रहा था, और आज एक ये रात है जहां शहर की सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे अच्छी लड़की मेरी बाहों में है। मुझे डर लगता है फलक, कहीं मेरी आंख खुले और ये सब टूट न जाए। फलक ने एकलव्य को अपनी तरफ पलटा। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी डर को हरा सकती थी। फलक ने एकलव्य के चेहरे को छू कर कहा, ये कोई सपना नहीं एकलव्य, ये हमारा सच है, और इस सच को अब दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। उस रात का माहौल कुछ ऐसा था कि दोनों के बीच की वो आखिरी झिझक, वो एक अदृश्य पर्दा भी अब गिरने लगा था। वो दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी थे, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं जताया था। उनका रिश्ता सम्मान और त्याग की नींव पर खड़ा था। लेकिन आज आज प्यार अपने सबसे पवित्र और गहरे रूप में आ चुका था। आज दो शरीर नहीं बल्कि दो आत्माएं एक होने के लिए बेताब थी। एकलव्य की नजरें फलक के चेहरे पर टिक गई। फलक की गहरी काली आंखें, उसका दमकता हुआ गोरा चेहरा और उसके कांपते गुलाबी होठ। एकलव्य ने अपना हाथ बड़ी ही नरमी से फलक की कमर पर रखा। फलक के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो सदियों से इसी स्पर्श का इंतजार कर रही हो। एकलव्य ने बड़े ही धीरे से, जैसे किसी बहुत नाजुक कांच को छू रहा हो, फलक के माथे पर अपने होठ रख दिए। ये इतना गहरा, पवित्र और इतना सुकून भरा था कि फलक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दोनों हाथ एकलव्य के गले में डाल दिए, खुद को उसके और करीब कर लिया। एकलव्य के होठ फलक के माथे से होते हुए उसकी आंख और उस गालों तक पहुंच गई। स्पर्श फलक की सांसें तेज कर रहा था। आगे से फलक ने अपनी आंखें खोले बिना एक गहरी सिसकी के साथ कहा, हम्म। तभी एकलव्य ने फलक के कानों के पास फुसफुसा कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी रगों में दौड़ने वाला खून, मेरा हर सांस, मेरा हर डिजाइन, मेरा पूरा वजूद सब तुम्हारा है। फलक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। उसने एकलव्य के होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना एकलव्य। आज रात सिर्फ खामोशी को बोलने दो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, पूरी तरह से। फलक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। उसने एकलव्य के होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना एकलव्य। आज रात सिर्फ खामोशी को बोलने दो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, पूरी तरह से। ये सुनकर एकलव्य के अंदर का सारा संयम टूट गया। उसने फलक को अपनी बाहों में उठाया। फलक का वजन उसके फूलों से भी हल्का था। उसने बहुत ही नजाकत के साथ फलक को उस बड़े नर्म और मखमली बिस्तर पर लिटा दिया। चांद की रोशनी फलक के चेहरे पर पड़ रही थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। एकलव्य उसके ऊपर झुका, दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तभी फलक की एकलव्य के शरीर पर उस निशान पर नजर पड़ी। तभी उसने रोते हुए कहा, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत निशान है एकलव्य। ये तुम्हारी उस महानता की निशानी है जिसने मुझे जिंदा रखा। एकलव्य ने फलक को वापस बाहों में खींच कर कहा, अब रोने का वक्त नहीं है मेरी जान। उसके बाद रात में एक ऐसा खूबसूरत लिया, शब्दों में जिसे बयां करना मुश्किल था। कमरे की वो मध्यम रोशनी, उनके उलझते हुए शरीर, उनकी तेज सांसों की आवाज एक दूसरे के नामों की गूंज में खो गई। और फलक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दौलत और बिजनेस की दुनिया देखी थी, वो आज एक औरत होने के लिए सबसे खूबसूरत पवित्र एहसास से गुजर रही थी। जब दोनों एक हुए तो दोनों की आत्माओं को हमेशा के लिए एक धागे में पिरो दिया गया। रात के पहर में जब चांद आसमान में छुपने की तैयारी कर रहा था, तब दोनों भी वो अपनी बाहों में गिर पड़े थे। जब दोनों की सांसें सामान्य हुई तो फलक ने अपना सिर एकलव्य के चौड़े सीने पर रख दिया। एकलव्य की उंगलियां अभी बहुत ही प्यार से फलक के उलझे हुए बालों को सुलझा रही थी।
फलक ने एकलव्य के सीने पर अपनी उंगली से कुछ डिजाइन बनाकर कहा, तुम्हें पता है एकलव्य, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का हर सुख, हर दुख, हर खालीपन से भर गया। आज मैं सच में फलक बन गई हूँ और तुम मेरा चांद हो। आगे से एकलव्य ने मुस्कुराकर फलक के माथे को चूम कर कहा, और मैं जो कभी लावारिस था, जिसका कोई नाम या कोई पहचान नहीं थी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, क्योंकि मेरी बाहों में मेरी दुनिया है। आगे से फलक ने थोड़ी गंभीरता से कहा, एकलव्य, हम सुभाष चौहान और एकता को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जो किया है उनकी सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन अब मैं अपना कोई वक्त उन घटिया लोगों के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने का काम कल से तेज कर दूंगी। मैंने अपने सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स को काम पर लगा दिया है, और जब हमारा परिवार पूरा हो तो उसमें तुम्हारी जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर आगे से एकलव्य ने फलक को और कसकर गले लगाकर कहा, मुझे पूरा यकीन है फलक, तुम्हारे साथ रहते हुए अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। दोनों धीरे धीरे नींद में आगोश में जाने लगे। वो सुरक्षित एहसास और अटूट प्यार की छांव में दोनों एक गहरी और सुकून भरी नींद में चले गए। ये रात महज दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि ये उन सारे वादे, उन सारे दर्द, उन सारे इंतजार का एक खूबसूरत अंजाम थी जो उन्होंने इतने महीनों तक सहे थे। रात के उस हसीन और जज्बाती मिलन के बाद अगली सुबह मेहता मैंशन की सूरज की किरणें एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी की चमक लेकर आई थी। एकलव्य और फलक जब सोकर उठे तो दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून और ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उन्होंने साथ मिलकर रसोई में नाश्ता बनाया। फलक ने जहां कॉफी तैयार की, वहीं एकलव्य ने अपने हाथों में सैंडविच बनाए। नाश्ते की टेबल पर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए हंसते मुस्कुराते रहे। आज उनके लिए कोई अनकही दूरी नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। फलक ने एकलव्य की टाई ठीक की और उसे एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस दिया। फलक ने मुस्कुरा कर कहा, शाम को जल्दी आना एकलव्य, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आगे से एकलव्य ने प्यार से जवाब देकर कहा, और मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा। इसके बाद फलक अपनी शानदार लग्जरी कार में बैठकर मेहता इंडस्ट्री के हेड ऑफिस की तरफ निकल गई। आज उसे वहां अहम मीटिंग्स अटेंड करनी थी। वहीं एकलव्य भी अपनी डिजाइनिंग की नौकरी के लिए कैब लेकर रॉयल ओरा जेम्स एंड ज्वेलर्स की इमारत की तरफ निकल पड़ा। दिल्ली की सड़कों पर सुबह का भारी ट्रैफिक था, लेकिन एकलव्य का मन बड़ा शांत था। अब वो अपने नए डिजाइन्स के बारे में सोच रहा था। इस बात से खुश था कि आखिरकार उसने अपनी एक नई पहचान बनानी शुरू कर दी है। कैब रॉयल ओरा की उस शानदार कांच की बिल्डिंग से कुछ कदम दूरी पर रुकी। एकलव्य ने कैब वाले को पैसे दिए और अपना डिजाइन पोर्टफोलियो वाला बैग लेकर कार से बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली और बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन एकलव्य को इस बात का जरा अंदाजा ही नहीं था कि कुछ खूंखार और नफरती से भरी आंखें पिछले आधे घंटे से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही एकलव्य बिल्डिंग के मुख्य गेट से करीब 20 कदम की दूरी पर था, अचानक एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली वैन बहुत ही तेज रफ्तार से आकर उसके ठीक सामने रुकी। वैन के टायर सड़क पर जोर से रगड़ खाए और एक भयानक आवाज आई। इससे पहले कि एकलव्य कुछ समझ पाता, वैन का स्लाइडिंग दरवाजा खुला और अंदर से 4 हट्टे कट्टे नकाबपोश आदमी बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही एकलव्य को चारों तरफ से घेर लिया। तब एकलव्य चीखा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा और बोला, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम लोग? लेकिन उन आदमियों में से एक ने पीछे से आकर एकलव्य की गर्दन दबोच ली और दूसरे ने एक रुमाल जिस पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था, जबरदस्ती एकलव्य के मुंह और नाक पर रख दिया। एकलव्य ने पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की। उसने अपने पैर मारे, अपने हाथों से उन्हें धकेलना चाहा, लेकिन दवा का असर बड़ा तेज था। चंद ही सेकंड में उसकी आंखों के आगे एक भयानक अंधेरा छाने लगा। उसकी शरीर की सारी ताकत जवाब दे गई और उसका पोर्टफोलियो बैग जमीन पर गिर पड़ा। उन नकाबपोश गुंडों ने बेहोश एकलव्य को जानवरों की तरह घसीटकर वैन के अंदर फेंका और दरवाजा बंद कर लिया। वैन को तूफान की रफ्तार से वहां से भगा ले गई। यह पूरा वाकया महज 20 से 25 सेकंड के अंदर हो गया।
बिल्डिंग के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह ने यह नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो अपनी सीटी बजाते हुए उसने डंडा लहराकर वैन के पीछे भागने चिल्लाकर कहा, अरे अरे रुको, पकड़ो इन्हें, सर को ले गए हैं वो। लेकिन वैन तब तक ट्रैफिक में कहीं ओझल हो गई। राम सिंह घबराकर तुरंत बिल्डिंग के अंदर भागा। उसे पता था कि लड़का कोई आम एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि कंपनी की एमडी दीक्षा मैम का बड़ा खास इंसान है। राम सिंह सीधे दीक्षा शर्मा के कैबिन की तरफ भागा, हाँफते हुए दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। दीक्षा ने अपने फाइलों से सिर उठाकर पूछा, ये क्या बदतमीजी है राम सिंह, तुम बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? राम सिंह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने घबरा कर कहा, मैम गजब हो गया। वो जो कल नए सर आए थे ना, डिजाइनर सर, एकलव्य सर, अभी अभी बाहर सड़क पर एक काली वैन आई और 4 गुंडे उनके मुंह पर रुमाल रखकर उन्हें किडनैप कर लिए गए। मैं पीछे भागा था, लेकिन वो उन्हें ले गए मैडम। किडनैप? ये शब्द सुनते ही दीक्षा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। एकलव्य का अपहरण? दीक्षा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि मामला बड़ा गंभीर है और इसकी खबर तुरंत फलक को देनी होगी। वहीं उधर मेहता इंडस्ट्री के हेड ऑफिस में एक बहुत ही अहम बोर्ड मीटिंग चल रही थी। फलक मेहता अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठकर विदेशी इन्वेस्टर्स की एक प्रोजेक्ट साझा कर रही थी। वो बिल्कुल शांत लेकिन तेज तर्रार बिजनेस वूमन के रूप में लग रही थी। तभी उसके सामने टेबल पर रखे उसके प्राइवेट फोन की स्क्रीन जगमगाई। फोन सिर्फ तब तक बजता था जब तक कोई बड़ी इमरजेंसी हो। स्क्रीन पर दीक्षा का नाम फ्लैश हो रहा था। फलक ने मीटिंग रोककर तुरंत फोन उठाकर पूछा, हाँ दीक्षा बोलो। तभी उधर से दीक्षा की आवाज फोन पर बुरी तरह कांप रही थी। उसने घबरा कर कहा, फलक, एकलव्य का किडनैप हो गया। अभी कुछ मिनट पहले मेरे ऑफिस के ठीक बाहर कुछ गुंडों ने उसे वैन में डाल लिया और मुझे बड़ा डर लग रहा है फलक। ये सुनते ही फलक का दिल जैसे एक सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया। उसके हाथों से पेन छूटकर टेबल पर गिर पड़ा। उसका खून एकदम से खोल उठा। आंखों में एक ऐसी खौफनाक आग उतर आई जिसे देखकर मीटिंग रूम में बैठे सारे डायरेक्टर सहम गए। वो फलक मेहता जो कल रात एक बड़ी नाजुक और प्यार करने वाली पत्नी थी, अब एक खूंखार शेरनी में तब्दील हो चुकी थी, जिसके सुहाग पर किसी ने हाथ डालने की जरूरत की थी। फलक ने इतनी तेज आवाज में दहाड़ कर कहा, मीटिंग कैंसल, गेट आउट एवरीवन। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। सब लोग घबराकर बाहर निकल गए। उसके बाद फलक ने तुरंत अपने चीफ बॉडीगार्ड तारा को कॉल लगाकर कहा, तारा, मेरी पूरी सिक्योरिटी फोर्स, मेरे सारे आदमी मुझे 10 मिनट के अंदर हेड ऑफिस के नीचे चाहिए। एकलव्य को किसी ने किडनैप किया है। फलक चीखी, शहर के सारे पुलिस कमिश्नर्स को लाइन पर लो। साइबर सेल्स को बोलो कि रॉयल ओरा के बाहर के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करे, उस वैन का नंबर लोकेशन ट्रेस करे। अगर मेरे पति को एक भी खरोंच आई तो मैं इस शहर में लाशों के ढेर लगा दूंगी। तारा भी ये सुनकर सन रह गई, लेकिन उसने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। महज 15 मिनट के अंदर मेहता इंडस्ट्री के बाहर 20 काले रंग की भारी भरकम एसयूवी गाड़ियों का एक काफिला खड़ा था। इनमें मेहता परिवार के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। फलक अपनी गाड़ी में बैठी। साइबर सेल की टीम ने 20 मिनट में शहर के चप्पे चप्पे के कैमरों को हैक कर उस काली वैन का रास्ता निकाल लिया। वैन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ गई थी। तारा ने फलक को इन्फॉर्म करके कहा, लोकेशन मिल गई मैम, नरेला की तरफ एक पुरानी फैक्ट्री है। तभी फलक ने दांत पीस कर कहा, गाड़ियां उधर ही मोड़ो। सबको आदेश दे दो कि जो भी सामने आए उसे गोलियों से भून दो, कोई दया नहीं। गाड़ियों का काफिला सायरन बजाता हुआ, लाल बत्तियां तोड़ता हुआ उस खंडर फैक्ट्री की तरफ मौत की रफ्तार से दौड़ने लगा। इसी समय उधर शहर के दूसरी और पुरानी जंग खाई फैक्ट्री में एक सीलन भरे कमरे में एकलव्य के चेहरे पर ठंडा पानी फेंका गया। पानी की छपाकों से एकलव्य की चेतना वापस आई। उसने खांस कर अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि वो एक पुरानी लोहे की कुर्सी पर बैठा है और उसके हाथ पैर बड़ी ही मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिए गए हैं। उसके सिर में क्लोरोफॉर्म की वजह से अभी दर्द और चक्कर आ रहा था। उसने धुंधली आंखों के सामने देखा। कमरे में सिर्फ एक पीला सा बल्ब लटक रहा था। उसके सामने वो 4 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे और उनके बीच में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उस आदमी की
उम्र लगभग 50 साल के करीब होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े साधारण थे और उसके चेहरे पर एक बजी सा दुख, बेबसी और बेतहाशा का नफरत का मिश्रण था। उसकी आंखें लाल थी, मानो वो कई रातों से सोया ही ना हो। एकलव्य ने उस आदमी को पहचानने की कोशिश की। उसने अपनी जिंदगी में उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जो एकलव्य को बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वो आंखें, वो दर्द। एकलव्य ने अपनी सूजी हुई आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो अधेड़ आदमी धीरे धीरे एकलव्य के करीब आया। उसने एकलव्य के चेहरे को बड़े ही गौर से, नफरत भरी नजर से देखा। फिर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, मुझे नहीं पहचाना कातिल? उस आदमी की आवाज में एक पिता का दर्द था। जिस एकलव्य के होठों से खून रिसने लगा, लेकिन वो शांत रहा। उसने शांति से कहा, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। तुम कौन हो? तभी उस आदमी ने रोकर चीख कर कहा, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं उस बदकिस्मत लड़के राहुल का बाप हूँ, जिसे तूने अपनी अमीर गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला। याद आया वो एक्सीडेंट, वो तूफानी रात, जिस रात तूने मेरे इकलौते जवान बेटे की जान ली थी? रघुनाथ और वो लड़का उस एक्सीडेंट में मारा गया था। जो ये सुनते ही एकलव्य का शरीर का खून जम गया। अब उसे याद आया कि रघुनाथ की आंखें उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। एक्सीडेंट की उस रात जब एकलव्य ने उस खून से लथपथ लड़के को उठाया था, तो उस मरते हुए लड़के की आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे इस वक्त रघुनाथ की थी। एकलव्य का दिल दुख से भर गया। एक बेगुनाह पिता अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो गलत इंसान से इंतकाम ले रहा था। एकलव्य ने भारी आवाज में कहा, मुझे मुझे बहुत अफसोस है रघुनाथ जी। आपके बेटे की मौत का मुझे बड़ा दुख है, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। वो सब एक। तभी रघुनाथ ने फिर से हाथ उठाकर चिल्लाकर कहा, चुप कर कुत्ते, अब कोई झूठ नहीं चलेगा। मुझे सबब पता चल गया है कि तूने कैसे कानून की आंखों में धूल झोंकी है। उसकी यह बात सुनकर एकलव्य ने हैरानी से पूछा, तुम्हें तुम्हें मेरा पता कैसे चला, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी रघुनाथ ने बहुत ही दर्दनाक और कड़वी हंसी हंसकर कहा, तूने सोचा था कि तू किसी अमीर जाति से शादी कर लेगा तो तेरी सारी फाइलें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तूने उस मेहता परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस और जज को खरीद लिया। उन्होंने अदालत में कह दिया कि कार में कोई खराबी थी और ये सिर्फ एक हादसा था। तो बाइज्जत बरी हो गया। जेल से बाहर आकर अपनी अय्याशी की जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक बाप का दिल कैसे मानता? मैं हर दिन उस पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा कि मेरे बेटे के कातिल को आजाद क्यों कर दिया गया। ये कहते हुए रघुनाथ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आंसू पहुंचकर खौफनाक राज से पर्दा उठाकर कहा, मैं तो टूट चुका था, लेकिन 3 दिन पहले मेरे घर एक बहुत अमीर और नेक औरत आई। उसने मुझे बताया कि सच्चाई क्या है। उसकी यह बात सुनकर एकलव्य का माथा ठनका। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, कौन कौन औरत? रघुनाथ ने कहा, उसका नाम एकता था। उसने बताया कि वो तेरी पुरानी दोस्त थी। वो तेरे इन सब काली करतूतों को जानती है। उसने मुझे बताया कि कैसे तूने जानबूझकर नशे की हालत में एक्सीडेंट किया था, और कैसे फिर तूने उस अमीर पत्नी फलक मेहता के पैसों के दम पर गवाहों को खरीदा और जेल से बाहर आ गया। एकता। ये नाम सुनते ही एकलव्य के दिमाग में एक भयंकर धमाका हुआ। उसे समझ आ गया कि ये सब क्या हो रहा है। शोरों में हुई इस बेइज्जती के बाद एकता चुप नहीं बैठी। उसने अपनी हार का और उस 2 करोड़ के नुकसान का बदला लेने के लिए एक बड़ी नीची और शैतानी चाल चली। रघुनाथ ने आगे कहा, एकता जी ने मुझे बताया कि कानून ने तुझे छोड़ दिया और पुलिस भी उस मेहता परिवार की गुलाम बन चुकी है। इसलिए अगर मुझे मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना है तो मुझे कानून को अपने हाथ में लेना होगा। उन्होंने मुझे ये आदमी दिए, पैसे दिए और तेरी लोकेशन बताई कि तू आज उस रॉयल ओरा नाम की बिल्डिंग के बाहर मिलेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझसे अपने बेटे की मौत का बदला लूं, लेकिन तू मौत के ही लायक है। एकलव्य को अब एकता की पूरी साजिश समझ आ चुकी थी। एकता ने इस बेसहारा और दुखी पिता के दर्द का इस्तेमाल अपने स्वार्थ और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किया था। एकता ने रघुनाथ को भड़काकर
उसे पैसे देकर एक मोहरा बना दिया ताकि वह एकलव्य को मरवा सके और सुभाष चौहान का राज भी हमेशा के लिए छुप जाए। एकलव्य ने चिल्लाकर कहा, रघुनाथ जी मेरी बात सुनिए। वो एकता कपूर आज से झूठ बोल रही है। वो एक बहुत बड़ी धोखेबाज है। उस रात कार मैंने नहीं चलाई थी। कार एकता का बोझ। इससे पहले कि एकलव्य अपनी बात पूरी कर पाता, एक गुंडे ने लोहे का रोड एकलव्य के कंधे पर जोर से मारा। एकलव्य दर्द से करहा उठा। तभी उस गुंडे ने रघुनाथ से कहा, इसकी बातें मत सुनो मालिक। ये अमीर लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं। कहिए तो इसे यहीं काट कर जमीन पर काट दो। उस एकता मैडम ने कहा था, काम पक्का होना चाहिए। वही रघुनाथ की आंखों में कशमकश थी, लेकिन बेटा के खोने का दर्द, एकता के भरे हुए जहर ने उसे अंधा कर दिया था। उसने रोड उठाई और एकलव्य की तरफ बढ़ा। रघुनाथ ने एकलव्य का सिर फोड़ने के लिए जैसे ही रोड हवा में उठाई, तभी फैक्ट्री के बाहर एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया। फैक्ट्री का वो बड़ा सा और भारी लोहे का गेट एक ही झटके में टूटकर अंदर की तरफ गिर पड़ा। फैक्ट्री के अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म के जैसा हो गया। 20 काले रंग की भारी भरकम गाड़ियां फैक्ट्री के अंदर घुस गई। चारों तरफ गाड़ियों की तेज लाइट्स ने उस अंधेरी फैक्ट्री को दिन की तरह रोशन कर दिया। गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज आवाज से गुंडे के दिल दहल गए। दरवाजा खुलते ही ऑटोमेटिक हथियारों से लैस मेहता परिवार के दर्जनों कमांडोज बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही रघुनाथ के उन भाड़े के गुंडों को चारों तरफ से घेर कर उन पर लेजर गन्स तान दी। रघुनाथ और उसके गुंडों के हाथ पैर फूल गए। उनके हाथों में हथियार जमीन पर गिर गए। तभी बीच वाली सबसे शानदार एसयूवी का दरवाजा खुला। तारा और दो अन्य बॉडीगार्ड्स के बीच से मौत का साक्षात रूप धारण किए फलक मेहता बाहर निकली। उसकी आंखों में खून सवार था। फलक ने जब सामने कुर्सी पर एकलव्य को बंधा हुआ और उसके होठों से बहता हुआ खून और उसके कंधे पर चोट के निशान देखे, तो उसका दिल जैसे किसी मुट्ठी में उसने निचोड़ दिया हो। फलक ने चीख कर कहा, एकलव्य, और दौड़कर उसके पास गई। उसने कांपते होठों से एकलव्य के चेहरे को छूकर कहा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? किसी ने तुम्हें? तारा, इसे खोल दो अभी। उसके यह बात सुनते ही तारा ने तुरंत चाकू से एकलव्य की रस्सियां काट दी और फलक ने एकलव्य को कसकर अपने सीने से लगा लिया। फिर पलक मुड़ी। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि वो खौफनाक मौत का तांडव था जो किसी को भी भस्म कर सकता था। उसने अपनी उंगली रघुनाथ की तरफ और एक ऐसी आवाज में दहाड़ कर पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। फलक ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? तुम्हारी मौत तुम्हें खुद चलकर मेरे पास ले आई। तारा, इस आदमी को और इसके सारे गुंडों के घुटनों पर गोली मार दो। मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। तारा और गार्ड्स ने तुरंत अपनी पिस्तौल रघुनाथ की तरफ तान दी, जिसे रघुनाथ अपनी जगह पर डर के जम गई। उसे लगा कि एकता ने सच ही कहा है। ये औरत अपने पैसों और ताकत के नशे में किसी को मार सकती है। तारा ने बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाली थी, तभी पीछे से एक भारी और दृढ़ आवाज आई, रुक जाओ फलक। ये एकलव्य की आवाज थी। वो कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हुआ और उसका कंधा दर्द कर रहा था, लेकिन वो तेजी से चलकर फलक और तारा के सामने आ गया। एकलव्य ने तारा की बंदूक को नीचे कर कर कहा, नहीं फलक, कोई गोली नहीं चलाएगा। उसकी ये बात सुनकर फलक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या एकलव्य? इस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हें मारा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी एकलव्य ने फलक के कंधे पकड़कर उसे समझा कर कहा, यह अपराधी नहीं है पलक, ये एक मजबूर और टूटा हुआ बाप है। इसके बेटे की मौत उस कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये रघुनाथ है, उस बेगुनाह राहुल का पिता। ये सुनकर फलक के गुस्से का गुब्बारा एकदम से फूट गया। उसका चेहरा शांत और हैरान हो गया। वो रघुनाथ के दर्द को समझ सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि रघुनाथ को इस सब करने के लिए किसने उकसाया। तभी एकलव्य मुड़ा और रघुनाथ के पास गया। रघुनाथ अभी भी डर और नफरत से उसे देख रहा था। एकलव्य ने बहुत ही शांत और इज्जत से कहा, रघुनाथ जी, मैं जानता हूं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको उस एकता ने बड़ा धोखा दिया है। वो आपके बेटे की हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो ही उस कातिल की पत्नी है जिसने आपके बेटे को मारा था। उसकी यह बात सुनकर रघुनाथ की आंखें फट गई।
उसने हैरान होकर कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? एकलव्य ने गहरी सांस ली, फलक की तरफ देखा। फलक ने भी हामी में सिर हिलाया। तभी एकलव्य ने सारी हकीकत बताकर कहा, यह सच है रघुनाथ जी। उस रात उस बारिश और तूफान में कार मैं नहीं चला रहा था। चौहान इंडस्ट्री का मालिक सुभाष चौहान चला रहा था। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। और एकता सुभाष की सेक्रेटरी और लवर थी। एक्सीडेंट के बाद वो एकता मेरे पास रोती हुई आई। मैं उस वक्त एक अनाथ था और एकता से बड़ा प्यार करता था। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे प्यार का फायदा उठाया और मुझसे कहा कि अगर मैं इल्जाम अपने सिर पर ले लूं तो मुझसे शादी कर लेगी। मैं आपके बेटे को नहीं मारा था। मैंने तो सिर्फ एक झूठे प्यार के लिए उस कत्ल का इल्जाम अपने सिर ले लिया था। रघुनाथ का दिमाग चकराने लगा। वो बुत बनकर एकलव्य की बातें सुन रहा था। तभी फलक ने आगे बढ़कर कहा, एकलव्य सच कह रहा है। मेरे दादू जसराज मेहता ने प्राइवेट जासूस लगाकर ये सारी सच्चाई निकाली थी। इसी सच्चाई की वजह से अदालत ने एकलव्य को आजाद किया, न कि मेरे पैसों के दम पर। एकता ने आज कल शोरूम में अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आपको भड़काया है ताकि आप एकलव्य को मार दें और सुभाष चौहान का राज हमेशा के लिए छुप जाए। उसकी यह बात पूरी होते ही कमरे में वहां एक सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों तक रघुनाथ बुत बनकर खड़ा रहा, लेकिन फिर अचानक से वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द और भयानक अविश्वास था। रघुनाथ ने नफरत से थूक कर कहा, तुम लोग तुम लोग अमीर लोग क्या समझते हो हम गरीबों को? तुम सोचते हो कि तुम ऐसी झूठी और मन घड़त कहानियां सुनाकर मुझे बेवकूफ बना लोगे। तुम लोग एक दूसरे को बचाने के लिए उस एकता और किसी सुभाष चौहान पर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने अपनी आंखों से पुलिस की वो एफआईआर पढ़ी थी जिसमें एकलव्य ने खुद अपना जुर्म कबूल किया। अब तुम लोग ताकतवर हो गए हो तो अपनी गलती किसी और पर थोप रहे हो। रघुनाथ किसी भी कीमत पर यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका दर्द इतना गहरा था कि वो किसी तार्किक बात को समझ नहीं रहा था। उसे लगा कि फलक और एकलव्य सिर्फ उसे बरगला रहे हैं। रघुनाथ ने और जोर से चीख कर कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम सब कातिल हो। तुम सब एक जैसे हो। तभी फलक को फिर से गुस्सा आने लगा। उसने चिल्ला कर कहा, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? हम तुम्हें सच बता रहे हैं और तुम। लेकिन उसी समय एकलव्य ने फलक को पीछे करके कहा, फलक प्लीज शांत हो जाओ। एकलव्य समझ चुका था कि एक दुखी पिता को सिर्फ बातों से यकीन नहीं करवाया जा सकता। उसे ठोस सबूत चाहिए। जिस एफआईआर और अदालत के कागज ने एकलव्य को अपराधी साबित किया, वो कागज रघुनाथ के दिमाग में छप चुके थे। एकलव्य धीरे धीरे चलकर रघुनाथ के बिल्कुल करीब आया। उसने रघुनाथ की आंखों में सीधा देखकर एक फैसला किया जिसने वहां खड़े हर एक इंसान, खासकर फलक के पैरों तले की जमीन खिसका दी। एकलव्य ने बहुत ही गंभीर, अड़िग और भारी आवाज में कहा, रघुनाथ जी, मैं जानता हूं कि एक पिता के आंसू झूठी बातों से नहीं सूखते। आपको सबूत चाहिए ना? आपको अपने बेटे का असली कातिल चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से रघुनाथ ने घूर कर एकलव्य को देखा। तभी एकलव्य ने एक बहुत बड़ी कसम खाकर आगे कहा, मैं आपसे सिर्फ 10 दिन का समय मांगता हूँ। सिर्फ 10 दिन। इन 10 दिनों के अंदर मैं सुभाष चौहान और एकता का असली चेहरा, उनके जुर्म के सारे पक्के सबूतों के साथ आपके पैरों में ला कर रख दूंगा। मैं पूरी दुनिया और पुलिस के सामने साबित करूंगा कि मैं आपके बेटे का कातिल नहीं हूं। आपके बेटे का कातिल सुभाष चौहान है। उसकी यह बात सुनकर रघुनाथ थोड़ा चौंका, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर अविश्वास था। रघुनाथ ने तीखे स्वर में पूछा, और अगर तुम भाग गए तो? अगर तुम अपने वादे से मुकर गए तो? तभी एकलव्य ने अपनी मुट्ठी कस ली। एक ऐसी बात कही जिसने फलक की सांसें रोक दी। एकलव्य ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं इन 10 दिनों में सुभाष चौहान का जुर्म साबित नहीं कर पाया, अगर मैं आपके बेटे को इंसाफ नहीं दिला पाया, तो 11वें दिन की सुबह मैं खुद चलकर आपके पास आऊंगा। मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, ना कोई पुलिस होगी। आप अपने हाथों से मुझे जो सजा देना चाहे दे दीजिएगा। अगर आप मुझे मारना चाहें तो मेरी जान आपके हवाले होगी। ये इस अनाथ का एक बाप से किया हुआ वादा है। उसकी यह बात सुनकर फलक लगभग चीख पड़ी।
उसने चिल्लाकर कहा। एकलव्य, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसने भाग पर एकलव्य के पास आकर आगे कहा। तुम किसी से अपनी जान देने का वादा कैसे कर सकते हो? हम पुलिस को बुलाएंगे, वो खुद। तभी एकलव्य ने फलक का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, नहीं फलक, यह सिर्फ मेरे और रघुनाथ जी के बीच की बात नहीं है। ये मेरे अतीत की वो कालिक है जिसे मुझे खुद धोना है। एकता ने मेरे प्यार का ही नहीं, मेरी इंसानियत का मजाक उड़ाया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पिता को इंसाफ दिलाऊं। रघुनाथ एकलव्य की आंखों में मौजूद उस खौफनाक सच्चाई और ईमानदारी को देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद ये लड़का सच बोल रहा है। किसी की आंखों में इतना आत्मविश्वास झूठा नहीं हो सकता। रघुनाथ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 10 दिन है एकलव्य। 10 दिन बाद अगर असली कातिल सलाखों के पीछे नहीं हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और एकलव्य ने भी अपना हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद तारा सिक्योरिटी गार्ड्स ने रास्ता छोड़ दिया। तभी रघुनाथ अपने आदमियों के साथ उस फैक्ट्री के अंधेरे में गायब हो गया। अब फैक्ट्री में सिर्फ फलक, एकलव्य और उनके गार्ड्स बचे थे। तभी फलक ने एकलव्य के सीने पर मुक्का मारकर रोना शुरू करके कहा, तुम पागल हो। तुम हमेशा अपनी जान को दांव पर क्यों लगाते हो? 10 दिन, अगर हम सबूत नहीं ढूंढ पाए तो क्या मैं तुम्हें उस आदमी के हाथों मरने दूंगी? आगे से एकलव्य ने फलक को अपने सीने से लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाकर बहुत ही ठंडे और खौफनाक स्वर में कहा, हम हारेंगे नहीं फलक। एकता ने इस बेसहारा पिता का इस्तेमाल करके मेरे स्वाभिमान पर चोट लिया है। उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना वो रूप दिखाऊं जो मैंने अब तक छुपा रखा था। अब कोई शराफत नहीं होगी। अब हम चौहान इंडस्ट्री को सिर्फ बर्बाद नहीं करेंगे, हम उन्हें जमीन में गाड़ देंगे। इन 10 दिनों में एकता और सुभाष चौहान भीख मांगेंगे मौत की, लेकिन उन्हें मौत नहीं मिलेगी। इसके बाद मेहता आर्मी अपनी गाड़ियों में वापस लौटी, लेकिन अब एकलव्य और फलक के लिए एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 10 दिन, एक बहुत बड़ा राज, मिटाए जा चुके सबूत, शहर के दो सबसे ताकतवर घरानों के बीच होने वाली एक ऐसी खौफनाक जंग जिसका अंजाम किसी एक पूरी बर्बादी पर ही जाकर रुकने वाला था। तूफान आ चुका था और अब ये तूफान सुभाष चौहान की हवेली की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस खौफनाक पुरानी फैक्ट्री के बाहर निकलने के बाद फलक का दिल अभी भी जोरों जोरों से धड़क रहा था। उसने एकलव्य को अपनी गाड़ी में बैठाया। एकलव्य के कंधे पर लोहे की रोड से लगी चोट की वजह से खून रिस रहा था। उस क्लोरोफॉर्म के असर से उसका सिर अभी भी भारी था। फलक ने तुरंत अपने ड्राइवर को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। फलक ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सीधे हॉस्पिटल ले चलो। यह कहते हुए अपने रेशमी रुमाल से एकलव्य के माथे का पसीना पोंछने लगी। उसने घबरा कर कहा, तुम्हारे कंधे से खून आ रहा है एकलव्य, तुम्हें तुरंत आराम और फर्स्ट एड की जरूरत है। लेकिन आगे से एकलव्य ने फलक का हाथ बड़ी ही नरमी से पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा, नहीं, हॉस्पिटल नहीं, गाड़ी रॉयल ओरा के ऑफिस की तरफ मोड़ो। तभी फलक ने हैरानी और गुस्से से एकलव्य की तरफ देखकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हो। तुम्हें चोट लगी और तुम कंपनी जाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। तुम सीधा घर चलोगे और आराम करोगे। एकलव्य ने फलक की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वो पुराने वाली शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक और तेज तूफान था जो अब किसी के रोके रुकने वाला बिल्कुल नहीं था। एकलव्य ने अपनी भारी आवाज में कहा, फलक, मेरे पास आराम करने के लिए वक्त नहीं। मैंने रघुनाथ जी को 10 दिन का वचन दिया है। 10 दिन यानी 240 घंटे। इसमें से एक भी सेकंड अगर मैंने बिस्तर पर आराम करने में गुजार दी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे शरीर की यह चोट मेरे सीने में लगी उस चोट के सामने कुछ भी नहीं है जो एकता और सुभाष ने मुझे दी। मुझे अभी रॉयल ओरा जाना है। एकलव्य की आवाज में एक अजीब सा ठहराव और दृढ़ता थी। फलक जानती थी जब एकलव्य कुछ ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने एकलव्य की आंखों में धधकती हुई उस आग को महसूस किया। फलक ने हार मानकर ड्राइवर को रॉयल ओरा की तरफ चलने का इशारा कर दिया। कार के पिछले सीट पर बैठे एकलव्य का दिमाग अब कंप्यूटर की तरह तेज चल रहा था।
उसे रघुनाथ के साथ अपनी उस नई पहचान को भी नहीं खोना था जो उसने कल ही हासिल की थी। उसका स्वाभिमान उसे रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। जब एकलव्य रॉयल ओरा की कांच की इमारत के सामने पहुंचा तो गेट पड़े सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह की जान में जान आ गई। वो दौड़कर कार के पास आया, तभी राम सिंह ने कांप कर कहा, सर आप ठीक तो हैं? मैंने मैडम को बता दिया था। हम बड़े घबरा गए थे सर। उसके बाद सुनकर एकलव्य ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राम सिंह, शुक्रिया। ये कहते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर उसने देखा दीक्षा अपने कैबिन में पागलों की तरह टहल रही थी। वो बार बार पुलिस कमिश्नर को फोन लगा रही थी। जैसे ही कैबिन का दरवाजा खुला एकलव्य अंदर आया। दीक्षा के हाथ से फोन छूट गया। दीक्षा दौड़कर उसके पास आई और गले लगकर बोली, एकलव्य थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि वो गुंडे तुम्हारे कंधे पर तो खून है। तभी एकलव्य ने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं मैम। वो एक छोटी सी गलतफहमी थी जो अब सुलझ गई है। मैं अपना काम शुरू करने आ गया हूँ। तभी आगे से दीक्षा ने उसे घूर कर कहा, तुम पागल हो एकलव्य, तुम्हें इस हालत में काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे इस जज्बे की इज्जत करती हूँ। दीक्षा ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक बहुत ही गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, एकलव्य तुमने कल सेल्स डिपार्टमेंट में जो किया, जिस तरह से तुमने उस घमंडी औरत को हैंडल किया, उसने साबित कर दिया कि तुम बाजार की नब्ज बहुत अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारा वो टेस्ट पूरा हो गया है। उसकी ये बात सुनकर एकलव्य ने हैरानी से दीक्षा की तरफ देखा। तभी दीक्षा ने अपनी टेबल से एक फाइल उठाकर कहा, इसलिए मैं तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट से हटा रही हूँ और आज से तुम सीधे डिजाइन डिपार्टमेंट को लीड करोगे। ये तुम्हारे चीफ डिजाइनर की फाइल है। आज से तुम हमारे चीफ डिजाइनर हो। ये सुनकर एकलव्य के चेहरे की सारी थकान एक पल के लिए गायब हो गई थी। लेकिन उसके दिमाग में चल रहे वो 10 दिन उसे कचोट रहे थे। क्या 10 दिन में एकलव्य साबित कर पाएगा असली गुनहगार को, या फिर उसे अपने ही किसी चाल में खुद को फंसना पड़ेगा? जानेंगे कल के पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी सीओ हस्बैंड अच्छी लग रही है तो कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जरूर से जरूर शेयर करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, जिससे हमें पता चले और हम आपके पास नए नए गिफ्ट्स जरूर भेजें।